हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपने इस वीडियो में क्रांति और रोजाना की जिंदगी के विषय में जानेंगे। क्रांति अर्थात परिवर्तन, रोजाना की जिंदगी तात्पर्य है दिन प्रतिदिन की गतिविधियां, अर्थात क्रांति और दिन प्रतिदिन की गतिविधियां। सोचिए, क्या राजनीति ऐसा कर सकती है कि लोगों के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में परिवर्तन ला सकती है? उनका पहनावा, बोलचाल और पढ़ने वाली किताबें इसमें क्या परिवर्तन कर सकती है? 1789 की फ्रांस की क्रांति के बाद आने वाले वर्षों में पुरुषों, महिलाओं, बच्चों की जिंदगी में ऐसे परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास किया। क्रांतिकारी सरकारों द्वारा उठाया गया कदम, क्रांतिकारी सरकारें कौन कौन से कदम उठाई? 1789 की क्रांति के बाद, वास्तिल दुर्ग के पतन के बाद आने वाली गर्मियों में सेंसरशिप को सरकार ने समाप्त कर दिया। सेंसरशिप से तात्पर्य है, यदि कोई चीज प्रकाशित करना है, जैसे नाटक, अखबार, संगीत आदि, तो उसको प्राचीन राजवंश, जो फ्रांस में प्राचीन राजवंश थे, सेंसर अधिकारियों के पास पहले उनके पास भेजा जाता था। यदि सेंसर अधिकारी नाटक, अखबार, गीत या समाज को प्रभावित करने वाले कोई भी कार्यक्रम हैं, उनको पास करने के बाद ही वह उन्हें प्रकाशित और मंचित होता था। इसे सेंसरशिप कहा गया। इसको क्रांतिकारी सरकार ने समाप्त कर दिया और समाप्त करने के बाद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अब जनता को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अब नाटकों, अखबारों की शहरों में भरमार हो गई और अब लोग फ्रांस की राजनीति में दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं पर टीका टिप्पणी और परस्पर विरोधी विचार अखबारों में प्रायः देखने को मिला करते थे। प्रिंट माध्यम के उपयोग से एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपना दृष्टिकोण सहमत कराने का प्रयास करता था। अब लोगों को नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में भाग लेने की स्वतंत्रता मिल गई। लोग भाग लेना प्रारंभ कर दिए। वहां स्वतंत्रता, न्याय जैसे विचारों को जानने का अवसर मिलने लगा। पहले ये राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों तक ही ये चीजें सीमित रहती थी, क्योंकि पढ़ने वाले केवल मुट्ठी भर लोग थे। इस प्रकार सरकार ने जो कदम उठाए, जिससे लोगों की जिंदगी में काफी परिवर्तन आया। पाठ का सारांश आप देखें कि 1789 की क्रांति के बाद आने वाले दिनों में कितने तरह के परिवर्तन आए और बाद में चलकर 1804 में
नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना और यह सम्राट बनने के बाद ही तुरंत विजय यात्रा प्रारंभ कर दिया, पड़ोसी देशों पर आक्रमण करना, उन्हें जीतना और वहां प्राचीन वंश जो स्थापित थे उनको हटाकर अपने खानदान के लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर सौंपना। ये नेपोलियन का रोजमर्रे का कार्य बन गया। नेपोलियन स्वयं को यूरोप का आधुनिकीकरण यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। नेपोलियन ने निजी संपत्ति के संरक्षण के लिए कानून बनाए और माप तौल के लिए दशमलव प्रणाली पर आधारित एक ऐसी प्रणाली विकसित की जो सर्वत्र मान्य होती थी। नेपोलियन स्वयं अपने आप को मुक्तिदाता के रूप में जानता था। अंततोगत्वा 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई। बाद के वर्षों में आगे चलकर नेपोलियन द्वारा जो सुधार कार्यक्रम चलाए गए थे, इसका असर उसकी मृत्यु के बाद लोगों के सामने आया। फ्रांस की क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों का विचार, ये फ्रांस की क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी, जो फ्रांस में ही नहीं है बल्कि यूरोप में और यूरोप महाद्वीप से भी बाहर निकली, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस के बाद यूरोप में भी सामंती व्यवस्था समाप्त हो गई और औपनिवेशिक समाजों द्वारा संप्रभु राष्ट्र राज्य के स्थापना के विचार, जो औपनिवेशिक समाज थे उनमें राष्ट्र राज्य की स्थापना के विचार आए और राष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए आंदोलनों के लिए वे फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हो उठे। इसका ठोस उदाहरण है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। हैदर अली की मृत्यु के बाद यह मैसूर का शासक बना। 1782 से 1799 तक इसने शासन किया। यह जैकोबिन क्लब का, टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था और स्वतंत्रता के वृक्ष भी भारत में लगवाए थे। राजा राम मोहन राय ये भी फ्रांस की क्रांति से बहुत ही प्रेरित हुए। इन्होंने अनेक ऐसे कदम उठाए जिसके कारण इन्हें भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इस प्रकार से यह आपके पाठ का सारांश रहा।